हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आगे करते हैं अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू और बात करते हैं ग्रेव एरर्स ऑफ द पास्ट के बारे में, सो ऑफ द ईस्ट के बारे में। अभी ईस्ट किसके साथ एसोसिएटेड वर्ड? एशिया एंड इंडिया। एंड क्या मैं इसी को बोल सकता हूँ दिस इज ओनली ओरिएंटलिज्म, राइट? फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी बड़े सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू करा कि जो ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग है वो एक नैरो फॉर्म ऑफ लर्निंग है, पेरोकियल फॉर्म ऑफ लर्निंग है। क्यों? क्योंकि वो एसोसिएटेड है विद द बारबेरियन कल्चर्स ऑफ एशिया एंड इंडिया। उनका ये मानना था अगर ईस्ट की नॉलेज प्राप्त कर भी ली जाए कोई फ़ायदा नहीं है, वो गलतियों का भंडार है। और वहाँ पर जो सोच विचार जो टेक्स्ट के अंदर गिवन है, चाहे वो स्पिरिचुअल टेक्स्ट हो चाहे कैसे भी टेक्स्ट हो, वो अनसाइंटिफिक है। मयूर, बात तो काफ़ी हद तक ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जब ये कह सकते हैं कि सबसे पहला एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ उड़ा था पुष्पक विमान के नाम से, है ना? तो फिर क्या ही हो सकता है। इंग्लिश लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। सॉरी, ईस्टर्न लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर कह रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ईस्टर्न लिटरेचर जो है इट इज़ नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। नॉन सीरियस क्यों? हमें इसको डिफेंड नहीं करना, ना इसको एक्सेप्ट करना है। ये अंग्रेजों का व्यू पॉइंट है। उनका ये मानना है कि यहाँ पर कोई भी मुद्दा जो है वो सीरियस नेचर के ऊपर बात करता ही नहीं है, साइंटिफिक रैशनल तरीके से बात करता ही नहीं है। अब यार ये इन लोगों को सुन के कैसा लगेगा पढ़ के हुए कि एक ब्राह्मण था, एक पंडित था, वो बहुत ज्ञानी था, उसके 10 सिर थे, 5 लेफ्ट साइड 5 राइट साइड। एक औरत है, देवी के रूप में पूजी जाती है, उसके 2 हाथ आगे हैं 4 हाथ पीछे हैं। और याद है हिस्ट्री के अंदर मैंने मयूर पढ़ाया था, एशियन हिस्ट्री के अंदर, जब ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में याद करो, जब ये ब्रिटेन से आए हुए लोग जब गुफाओं वगैरह के अंदर जाते थे, वो मूर्ति देखते थे, उनकी तशरीफ फट जाती थी, वो बाहर आ जाते थे गुफाओं से। उनको लगता था सच में इस रीजन में, इस गांव में कोई ऐसी औरत रह रही है जिसके 4-4 हाथ हैं और इतनी लंबी लंबी जीभ है, इतने बड़े बड़े बाल हैं उसके। क्योंकि श्रेया, आप किसी भी चीज़ का पोर्ट्रेट तभी बना सकते हो ना जब आपने उस चीज़ को देखा हो। तो इनको लगता था कि ऐसा सच में यहाँ पर कोई है कि यार इंसान यहाँ पर शायद ऐसे रहते होंगे जो कि उनका जो फेस है वो सुअर का है, उनका जो शरीर है वो मानव शरीर है, 4-4 हाथ है, पीछे से पूंछ लटक रही है। तो उनको लगता था पता नहीं कैसी कौन सी स्पीशीज है ये। सो दे आर्ग्यू डैट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स कि वो इतना ज़्यादा टाइम लगाएं इस फालतू से लिटरेचर को, इन फालतू सी लैंग्वेजेस को स्टडी करने के लिए। एंड इन्होंने क्रिटिसाइज करा अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज के लिटरेचर को। जेम्स मिल जो था, ही वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। याद है मयूर, यही था पहले चैप्टर के अंदर। और इसका बेटा जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि पीएसआईआर के अंदर हमारा स्कॉलर है, वेस्टर्न स्कॉलर। इन्हीं स्कॉलर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे श्रेया पीएसआईआर के अंदर, लेकिन जिनकी रेलेवेंस पॉलिटिकल थॉट से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया। एंड वो स्टैटिक सिलेबस है, मतलब डिफाइंड स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में लगातार सेम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 25 सालों से 30 सालों से सेम क्वेश्चंस है। जो ब्रिटिशर्स की जो एफर्ट है, इसने जेम्स मिल ने बोला इट शुड नॉट बी टू टीच कि जो नेटिव चाहते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं जिस चीज़ की, बट हमारा मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि इनको हमें पुचकारना है, हमें इनके दिल में जगह चाहिए। एजुकेशन का मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि क्या चीज़ यूजफुल हो, क्या चीज़ प्रैक्टिकल हो, सिर्फ वही सिखाई जाए। तो इंडियंस को हमें साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस जो हैं उनसे फेमिलियर बनाना है। जो वेस्ट का योगदान है, रेदर देन फालतू की पोइट्री या सेक्रेट लिटरेचर जो कि ओरिएंटलिज्म की पहचान है। 1930s तक आते आते जो अटैक था ओरिएंटलिस्ट पे वो और ज़्यादा शार्पर हो गया। एंड इनमें से एक जो क्रिटिसाइजर जो था, जिसने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करा, वो था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। आपको पता ना सिविल सर्विस के ऊपर मैकॉले कमेटी बनी थी।
वो एक बार ही पढ़ा था ना मयूर, हमने 19 साल कर दी थी यूपीएससी की हाईएस्ट, मतलब उस टाइम पर जो भी यूपीएससी होता था काइंड ऑफ हाईएस्ट अटेम्प्ट के, भाई 19 साल के बाद दे ही नहीं सकते। ही सॉ इंडियंस एज अनसिविलाइज कंट्री, जिसको सिविलाइज करने की आवश्यकता है। इसका यह मानना था मैकॉले का, लॉर्ड मैकॉले का, नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज इट कुड बी कंपेयर टू वॉट इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और कौन इस चीज को डिनाई कर सकता है? डेट अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इट वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। देख रहे हो क्या कह रहा है जज्बातों में बहकर ठकुराइन, समझ रहे हो इसकी बात को? कह रहा है सिर्फ एक अच्छी लाइब्रेरी अगर यूरोपियन किताबों से भर रखी हो, हिंदुस्तान के सारे ग्रंथ, सारे लिटरेचर अरेबियन लैंग्वेज के सब उठा लो, वो उसकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। तो इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त करी थी इन इंडिया टू स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग, क्योंकि ये किसी प्रैक्टिकल यूज का है ही नहीं। क्या मतलब आप वैसे ही कह रहे हो, मतलब मजाक में कि सच में बता रहे हो? अच्छा, 1 लाख रुपए है। अच्छा, विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकॉले ने एम्फसाइज करा दैट देयर इज अ नीड टू टीच द इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज टू इंडियंस। उसका ये मानना था कि जो नॉलेज है इंग्लिश लैंग्वेज की, इट वुड अलाउ इंडियंस कि वो कुछ फाइनेस्ट लिटरेचर, दुनिया का जो सबसे फाइनेस्ट लिटरेचर है, जो कि यूरोपियन कस्टम्स, यूरोपियन मैनर्स के बारे में उनको तालीम देगा, सीख देगा, वो उनको जानना चाहिए। वो उनको अवेयर करवाएगा विद द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। इंग्लिश लैंग्वेज की जो टीचिंग है ये एक तरीका बनेगा, इट विल बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल। उनके टेस्ट को चेंज करेगा, उनकी वैल्यूज़ को, उनके कल्चर को। अब इसके बारे में यूपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन साल 2018 या फिर 15-16 के आसपास, 18 में ही पूछा था मैकॉलेस मिनट के बारे में। फॉलोइंग मैकॉलेस मिनट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 जो था वो इंट्रोड्यूस करा गया। और मैकॉलेस मिनट के बारे में अभी यहाँ पर तो सिर्फ एक वर्ड है ना, हम पूरे का पूरा अपना स्पेक्ट्रम स्टडी IQ की बुक या फिर जो तमिलनाडु जो हमारी बुक है उसके अंदर आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो ये एजुकेशन का चैप्टर यहाँ पर है, पैरेलल चैप्टर, सेम चैप्टर 8th क्लास की जो हमारी तमिलनाडु की बुक है, वहाँ पर भी ब्रिटिश एजुकेशन के बारे में एक चैप्टर है, सेम चैप्टर। और यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है वो वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर जो चीज़ें गिवन है वो इस चैप्टर के अंदर नहीं है, तो आपकी नॉलेज और वास्ट हो जाएगी। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन, और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको प्रमोट करना स्टॉप करा जाए, ये मकसद था इस एक्ट का। जैसे कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस फर्दर इस्टेब्लिश ना करे जाएं। इस एक्ट में ये बोला गया क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर, हिंदुस्तानी तालीम, एजुकेशन सब बेकार है, उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हिंदुस्तानी मानते हैं कि हमारी शिक्षा, हमारा लिटरेचर एक मंदिर की तरह है। अंग्रेजी हुकूमत का बोलना था ये मंदिर तो हैं लेकिन दे आर टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस, जो कि आपको गहराई की तरफ और विनाश की तरफ ले चलेंगे, जिससे आपकी कोई भी साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग बिल्कुल भी प्रमोट नहीं होने वाली। और इन्होंने डिसाइड करा इस एक्ट के बाद कि अब सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स के लिए इंग्लिश टेक्स्ट बुक ही प्रोड्यूस करी जाएंगी। तो श्रेया, आप एक नींव या एक जड़ देख रहे हो कि कैसे इंग्लिश एजुकेशन की जड़ जो थी वो रखी गई। इतनी बात सबको समझ में आई? अब ये जो मैकॉले मिनट थे, मैकॉले मिनट इसको क्यों बोला जाता है इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। कुछ उसके लाइंस थी, कुछ उसकी बातें थी जिसको बहुत सीरियस तरीके से लिया गया अंग्रेज़ी हुकूमत के द्वारा। यहाँ पर देखो, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले मिनट ऑफ, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 2 फरवरी 1835।
इंडियन एजुकेशन के ऊपर इन्होंने कुछ बोला। क्या बोला था इसके अंदर इन्होंने? 1 मिनट के अंदर ये वाली बात है, इसी को बोला जाता है मैकॉले मिनट। एम्फसाइजिंग द नीड टू टीच इंग्लिश, ये चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज की तो सबको पढ़ाया जाए, और मैकॉले का ये बोला था, इन्होंने डिक्लेयर करा कि सभी के सभी लोग एक पॉइंट के ऊपर एग्री होते हैं। ये आप यहाँ पर जो पार्टीज है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है कि सभी लोग एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे सीम टू एग्री ऑन वन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, दैट द डायलेक्ट्स कॉमनली स्पोकन अमंग द नेटिव्स, जो कि हिंदुस्तानी जो बोलते हैं भाषाएं वगैरह ऑफ इंडिया, इट कंटेन नीदर लिटरेरी नॉट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ये काफ़ी पुअर हैं एंड दे आर मेड ऑफ रूड वर्ड्स। हमें इनको एनरिच करने की ज़रूरत है एंड इट विल नॉट बी ईजी टू ट्रांसलेट एनी वैल्यूएबल वर्क इनटू देम। जब तक इनको एनरिच नहीं करेंगे तो जो काम अभी तक चल रहा था ना, कन्वर्जन का हमने देखा था ना, कि जैसे विलियम जोन्स वगैरह क्या कर रहे थे कि संस्कृत टेक्स्ट को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करवा के देख रहे थे, है ना, पर्शियन टेक्स्ट के साथ भी वो यही कर रहे थे। तो मैकॉले का ये बोलना था, जब तक खोट पूरा का पूरा इंडियंस के लिटरेचर और टेक्स्ट के अंदर है, उसको जब तक चेंज ना करा जाए ना, एनरिच ना करा जाए वेस्टर्न एजुकेशन के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, रैशनल थिंकिंग के साथ, तब तक उसका कन्वर्जन भी बकवास है। अब एजुकेशन इनके लिए बन गई एक व्यापार, एक धंधा, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। 1854 के अंदर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन के अंदर, दे सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया, और इसको इशू करा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके प्रेसिडेंट ने, नाम था उस पर्सन का चार्ल्स वुड, और इसलिए उसको वुड्स डिस्पैच भी बोला जाता है, जिसके बारे में यूपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट के अंदर भारत के अंदर आने वाले सालों के अंदर किस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी फॉलो होनी है उसके बारे में बात करी गई। एम्फसाइज करा गया इस पॉइंट के ऊपर कि अगर हम लोग यूरोपियन लर्निंग को प्रमोट करवाते हैं और हिंदुस्तानियों की जो खुद की बुक्स, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो वर्नैकुलर्स हैं, अगर उसको स्टॉप करवा के पूरी तरीके से यूरोपियन लर्निंग, बात सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं थी, यूरोपियन स्टडीज़ को लेकर आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स होंगे, ये वुड डिस्पैच के अंदर बात करी गई। क्योंकि देख रहे हो ना, इम्प्लीमेंट करने से पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि धरना विरोध प्रदर्शन या दंगे हो जाए इस चीज़ को लेकर। तो वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस जो कि इस वुड्स डिस्पैच के अंदर पॉइंट आउट करा गया वो ये था कि इससे फ़ायदा भी होगा हमें इकोनॉमिकली। एजुकेशन अब एक कॉमर्स की चीज़ बन जाएगी, कमर्शियल चीज़ बन जाएगी। यूरोपियन लर्निंग की वजह से जो हिंदुस्तानी हैं वो इतने सक्षम बनेंगे कि वो रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स के एडवांटेज क्या होते हैं, और व्यापार कोई भी पर्सन उस टाइम पर तब कर सकता है जब उसको दुनियादारी की प्रैक्टिकल समझ हो, वो हल्का फुल्का पढ़ा लिखा हो। और हिंदुस्तानियों को तो पढ़ा लिखा मानते नहीं थे, मूर्ख मानते थे। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तानी टेक्स्ट को पढ़ते हुए अपने आप को ज्ञानी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये लोग ये चीज़ भूल गए कि इनको जो शुरू में इनके लोगों को, लाइक विलियम जोन्स है ना, इन लोगों को जो शुरू में जो टेक्स्ट पढ़ाए गए थे वो लोकल पंडित्स और मौलवीज नहीं पढ़ाए थे, है ना, जो कि स्कॉलर्स थे, वरना जान भी नहीं पाते हैं सबके बारे में जिसके बारे में ये फालतू बातें कर रहे हैं। एंड मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्स ऑफ द कंट्री। इन्होंने यूरोपियन वे ऑफ लाइफ को इंट्रोड्यूस करा, और इनका बेसिकली ये मकसद था कि इसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर जो हिंदुस्तानियों के जो टेस्ट होंगे, प्रेफरेंसेस होंगे, जो डिज़ायर्स होंगी, वो चेंज हो जाएंगी, एंड वो ब्रिटिश गुड्स की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, इंडियन गुड्स को सेक्रीफाइस करते हुए। वो ब्रिटिश गुड्स को अप्रिशिएट करेंगे, और इसकी वजह से होगा क्या, जो एक्सपोर्ट है ब्रिटेन से वो बढ़ेगा इंडिया की तरफ, जिससे हिंदुस्तानियों का पैसा पूरे का पूरा, जो गोल्ड्स हैं, जो रिचेस हैं, जो तिजोरियां हैं, जो ट्रेजरी हैं, वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स की जेबें भरेगा। वुड्स डिस्पैच ने ये भी आर्ग्यू करा, इसमें मतलब इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये भी आर्ग्यू करा गया कि यूरोपियन लर्निंग जो है इट वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियंस। ये हम लोगों को बारबेरियंस मानते थे,
और कह क्या रहे हैं, जैसे खुद बड़े ट्रूथफुल और ऑनेस्ट हो, ये हिंदुस्तानियों को ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बनाएगी और हमें कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट्स मिल सकेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को जिनके ऊपर हम रिलाई कर सकें, ट्रस्ट कर सकें, डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकें। जो ईस्ट का लिटरेचर है वो पूरा का पूरा एरर से भरा हुआ है, ना ही ये लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी को क्रिएट कर सकता है, ना ही किसी प्रकार की कमिटमेंट ऑफ वर्क को। एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करने के लिए जिन भी स्किल्स की आवश्यकता है, और स्किल्स कैसे आती हैं, या तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, लेकिन ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अलावा नॉलेज को भी प्रमोट करना चाह रहे हैं। इनका यह मानना था हमारा जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो चाहिए वो किसी भी हिंदुस्तानी लिटरेचर के अंदर है ही नहीं। तो फॉलोइंग द 1854 वुड्स डिस्पैच बड़े सारे मेजर्स लिए गए अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि देखो ना ऊपर इस साइकोलॉजी को हाईलाइट कर दिया गया ना कि अगर ऐसा ऐसा हो जाएगा तो इससे ये फ़ायदे होंगे। आने वाले टाइम के अंदर बड़े सारे मेजर्स लिए ब्रिटिशर्स ने, ऑफिशियल्स ने, गवर्नर जनरल्स ने। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो थे सरकार के, दे वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। स्टेप्स ये भी लिए गए कि एक सिस्टम बनाया जाए यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, यानी कि हायर एजुकेशन का। 1857 के अंदर जो सिपाहीज थे जब वो रिवोल्ट कर रहे थे मेरठ और दिल्ली के अंदर, उस टाइम पर यूनिवर्सिटीज साइमल्टेनियसली सेटअप हो रही थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर। इनिशिएटिव्स और अटेम्प्ट्स इस चीज़ को भी लेकर मारे गए टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। एंड कौन सी लैंग्वेज को प्राइमरी एजुकेशन बनाया गया स्कूल लेवल पर, हायर एजुकेशन लेवल पर? इंग्लिश। तो यूरोपियन नॉलेज के लिए एक आर्ग्यूमेंट क्या थी, जो वुड डिस्पैच था 1854 का, इट मार्क द फाइनल ट्रम्प ऑफ दोज हु अपोज ओरिएंटल लर्निंग। उनके लिए एक जीत थी। इसके अंदर ये बोला गया इस डॉक्यूमेंट के अंदर, अंग्रेजों ने बोला वी मस्ट एम्पैथेटिकली डिक्लेयर डैट जो एजुकेशन है जो कि हम चाह रहे हैं हिंदुस्तान में लाई जाए हिंदुस्तानियों के लिए, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ों का मिक्सचर देखने को मिले। नई तरीके की आर्ट, सर्विसेज, फिलॉसफी, लिटरेचर, जो सब कुछ यूरोप से जुड़ी हो। कुल मिलाकर वी वांट टू प्रमोट यूरोपियन नॉलेज अमंग्स इंडियंस। और जब वो धीरे धीरे करते करते यूरोपियन नॉलेज को सीख करेंगे, अब देखना इसकी एनालिसिस, तो वो यूरोपियन मैनर्स और कस्टम्स को अपनाएंगे, राइट। यूरोपियन मैनर्स और कस्टम्स को अपनाएंगे। जब वो यूरोपियन मैनर्स और कस्टम्स को अपना लेंगे और अपना देसी कल्चर ये सब कुछ भूल जाएंगे, तो फिर कभी भी विरोध प्रदर्शन जैसा या कोई हिंदुस्तानी आग बबूला हो रहा है या फिर अंग्रेज़ों को भगाने की बात चल रही है, ऐसा कोई मुद्दा उठेगा ही नहीं फिर कभी, राइट। एंड दिस इज बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन द 19th सेंचुरी। देख रहे हो 19वीं शताब्दी के अंदर श्रेया, कैन यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर मयूर? कौन अट्रैक्ट होकर नहीं जाना चाहेगा यहाँ पर, है ना। डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन, अभी इसी के अंदर बात करी गई थी ना, मॉरल एजुकेशन के बारे में। वुड्स डिस्पैच के अंदर अब देखो, जो आर्ग्यूमेंट थी प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए, इसको क्रिटिसाइज करा क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी में। क्रिश्चियन मिशनरीज किस लिए आए थे इंडिया के अंदर? क्रिश्चियनिटी, धर्म भी तो चेंज करना है लोगों का, इससे भी विरोध प्रदर्शन शांत हो जाएगा। तो देख रहे हो, एक साइड पर एजुकेशन जो कि इंसान को नॉलेजेबल बनाती है, दूसरी साइड पर रिलीजन जो कि लोगों की भावना और इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। आप हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हो श्रेया। अगर मैं आपको मस्जिद लेकर जाऊं, गुरुद्वारे लेकर जाऊं, चर्च लेकर जाऊं, आप हर जगह जाने को तैयार हो, लेकिन मैं आपसे बोलूं
कल सुबह अपना धर्मांतर कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, तो शायद से आपकी भावना को ठेस पहुंच जाए कि ये क्यों करूं मैं इज्जत तो सबकी कर रही हूं ना, है ना। दो जो मिशनरीज हैं, दे फेल्ट दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल एंड मोरालिटी सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन से प्रमोट हो सकती है। 1813 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, शुरू में इट वॉज अपोज टू द मिशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। क्यों? उनको ही लगता था भाई ये लोग बहुत जल्दबाजी में एकदम से क्रिश्चियनिटी को लेकर आना चाह रहे हैं, हिंदुस्तानी आग बबूला हो जाएंगे इससे। उनको डर था जो मिशनरी एक्टिविटीज़ हैं, लोकल पॉपुलेशन उनके खिलाफ रिएक्शन लेकर आएगी और वो सस्पिशियस हो जाएंगे कि अच्छा इन अंग्रेज़ों का जो प्रेजेंस है इंडिया में वो इसलिए है ताकि हमारे धर्म को छीनकर हमें क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करा जा सके। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था। अब उन्होंने कभी भी अपने रहते ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भी इंडिया में थे, और कब तक थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक, और 1858 के एक्ट के बाद क्वीन क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा देती है, बाय बाय, है ना। तो अनेबल टू स्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद इन द ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज, मिशनरीज ने अपना एक मिशन सेटअप करा सीरमपुर में, एक ऐसे एरिया में डेट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करी 1800 में और एक कॉलेज स्टैब्लिश करा उसके 18 साल बाद 1818 में। 19वीं शताब्दी तक आते आते मिशनरी स्कूल्स पूरे इंडिया में स्टैब्लिश हुए। अभी मिशनरी स्कूल कुछ नहीं है, जैसे इस्लामिक स्टडीज़ को प्रमोट करने के लिए मदरसा थे ना, वैसे ही ये है क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए मिशनरी स्कूल्स। 1857 convent, yes. After 1857, however, the British government in India, it was reluctant to directly support the missionary education because there was a same feeling that कोई भी अगर strong attack, अगर लोगों को पता लग गया कि हमारे रीति रिवाज, कस्टम्स, परंपरा, बिलीफ, प्रैक्टिसेस धार्मिक मुद्दों पे अगर हो रहा है, उसकी वजह से आग बबूला हो जाएगी जनता और हवाले कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी, मतलब मिशनरीज की वजह से तो नहीं हुआ, लेकिन देखो एक छोटी सी धार्मिक भावना आहत हुई थी मंगल पांडे की, याद है, कारतूस को लेकर, गाय का मांस और सुअर की चर्बी, और हो गया था ना पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857। विलियम कैरी, ही वॉज अ ब्रिटिश, ही वॉज अ स्कॉटिश मिशनरी जिसने सीरमपुर मिशन को एस्टैब्लिश करा था। ओके, तो इन्होंने जो एक्चुअली टॉपिक बताया मॉरल एजुकेशन, इसके बारे में सिर्फ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, कुछ एनालिसिस थी ही नहीं। एंड सीरमपुर कॉलेज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली नियर कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ऊपर पैराग्राफ में आपको बता नहीं रखा ना, क्योंकि सिर्फ सीरमपुर मिशन बता रखा है। कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था हुगली रिवर के पास, और उस टाइम पर ये वाला एरिया किसके अंदर आता था, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर इस्टेब्लिश करी गई थी, फिर बाद में कॉलेज भी बनाया गया। समझ में आया पूरा? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।